हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो है एकात्मक और संघात्मक सरकार क्या है। फर्स्ट हो गई एकात्मक सरकार। एकात्मक शासन या सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। शासन की सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास केंद्रित रहती है। सारे देश में एक विधायिका व एक कार्यपालिका होती है। इन सरकारों की शक्तियों का स्रोत संविधान की जगह केंद्रीय सरकार की होती है। प्रांतीय सरकारें केंद्र सरकार की प्रतिनिधि बनकर ही कार्य करती हैं और देश के शासन संचालन में सहयोग देती हैं। ब्रिटेन में इस प्रकार का ही शासन है। जो एकात्मक सरकार है या शासन है, उसमें शक्तियों का क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। सारी शक्तियां क्या होती है, शासन की जो सारी शक्तियां होती है केंद्र के सरकार के पास केंद्रित रहती है। सारे देश में एक विधायिका और एक कार्यपालिका, एक संसद या एक व्यवस्थापिका होती है और एक ही कार्यपालिका होती है। इन सरकारों की शक्तियों का स्रोत संविधान की जगह क्या होता है, केंद्रीय सरकार होती है। प्रांतीय जो सरकारें होती है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बनकर ही कार्य करती हैं और देश के संचालन में सहयोग देती है। ब्रिटेन में इस प्रकार का शासन है। ब्रिटेन में है, चाइना और उसमें है फ्रांस में इसी तरह का शासन। एकात्मक एकात्मक सरकार की विशेषताएं। फर्स्ट हो गए एकात्मक सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। यद्यपि प्रशासन में सुविधा के लिए राज्यों को प्रांतों व इकाइयों में बराबर कुछ शक्तियां इकाइयों में भी बराबर शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा उन्हें दी जाती है, लेकिन केंद्र सरकार जब चाहे उन शक्तियों को वापस दे सकती है। तो इसमें क्या होता है, केंद्रीय एकात्मक सरकार की फर्स्ट विशेषता ये होगी केंद्रीकरण होता है शक्तियों का। इसमें क्या होता है कि सुविधा के लिए कुछ राज्यों को प्रांतों व इकाइयों में भी बराबर कुछ शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा दी जाती हैं, लेकिन केंद्र सरकार जब चाहे उन शक्तियों को वापस ले सकती है। केंद्र एकात्मक शासन में प्रभुसत्तात्मक शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहती है। इसमें इकाइयों का को प्रभुसत्तात्मक शक्तियां नहीं दी जाती। इसमें इकाइयों को क्या नहीं दी जाती है, प्रभुसत्तात्मक शक्तियां नहीं दी जाती है। एकात्मक शासन में एकल नागरिकता पाई जाती है। इसमें केंद्र व प्रांतों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एकात्मक शासन में क्या हो गया, विशेषता एकल नागरिकता पाई जाती है इसमें। एकात्मक सरकार में एक न्याय कार्यपालिका, एक विधायिका व न्यायपालिका होती है। प्रांतों या इकाइयों में कोई कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका नहीं होती है। एकात्मक शासन में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी। संविधान का होना एकात्मक सरकार को औचित्यता प्रदान करता है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में करके प्रादेशिक सरकारों से उसकी रक्षा भी करता है। एकात्मक जो शासन में क्या होता है, संविधान लिखित भी हो सकता है और लिखित भी। जो संविधान का होना एकात्मक सरकार को क्या औचित्यता प्रदान करता है और शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में करके प्रादेशिक सरकारों से उसकी रक्षा ही करता है। एकात्मक सरकार के कुछ गुण हैं। फर्स्ट हो गए शक्तिशाली व दृढ़ शासन। इसके गुण हो गए, फर्स्ट ये हो गया शक्तिशाली व दृढ़ शासन। केंद्र सरकार के पास ये समस्त शक्तियां होने के कारण एकात्मक शासन शक्तिशाली व दृढ़ होता है। किसी भी प्रश्न पर केंद्र अकेला ही निर्णय लेने में समर्थ रहता है। ऐसे शासन में केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बीच टकराव का प्रश्न नहीं होता। एक तो ये फर्स्ट गुण हो गया शक्तिशाली और दृढ़ शासन। इसमें क्या होता है कि जो शासन में जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें केवल केंद्र लेता है। तो इसमें क्या होता है कि केंद्र व प्रांतीय सरकारों के बीच टकराव का प्रश्न नहीं रहता है। संकटकालीन स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त, क्योंकि समस्त शक्तियां एक स्थान पर केंद्र में निहित होती हैं, इसलिए यह यही वह शासन है जो कि संकट काल का सामना करने में सफल हो संकट का सामना करने में सफल हो सकता है, क्योंकि वो अकेले शीघ्र निर्णय ले सकता है। राष्ट्रीय एकता। एकात्मक शासन का यह गुण है कि इसमें राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है, क्योंकि पूरे देश में एक कानून समान नीति का अनुसरण किया जाता है और नागरिकों के लिए एक हरी नागरिकता ही होती है, जिससे नागरिकों की निष्ठा में बंटवारा नहीं होता है। कम खर्चीला शासन। तो ये इस चौथा गुण हो गया इसका, कम खर्चीला। संघात्मक शासन की तुलना में एकात्मक शासन कम खर्चीला होता है, क्योंकि संघ में के समान इकाइयों की पृथक 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 दोहरी शासन व्यवस्था नहीं रहती। केंद्र और प्रांतों की पृथक पृथक इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी भी नहीं होते हैं।
संघर्ष का अभाव होता है। इसमें एकात्मक शासन सरकार में केंद्र व इकाइयों के बीच संघर्ष की संभावना भी नहीं रहती है, क्योंकि इकाइयां केंद्र की एजेंट ही होती हैं। लचीला शासन होता है इसमें। एकात्मक शासन में संविधान अधिक कठोर नहीं होता है। इसमें कोई नया कानून बनाते समय प्रांतीय सरकारों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए यह शासन प्रणाली संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अधिक उपयुक्त है। एक तो संघर्ष का भाव होता है इसमें, पांच विशेषता, छठी विशेषता हो गई लचीला शासन होता है ये। इसके गुण हो गए लचीला शासन है। एकात्मक शासन में संविधान अधिक कठोर नहीं होता है। इसमें कोई नया कानून बनाते समय प्रांतीय सरकारों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ये क्या होता है, संकटकालीन परिस्थितियों में परिस्थितियों का सामना करने के लिए उपयुक्त होती है। एकात्मक सरकार के कुछ दोष भी हैं। फर्स्ट हो गया, शासन की समस्त शक्तियां किसके पास, केंद्र के पास होने के कारण क्या होती है, केंद्र सरकार तानाशाही स्थापित करती है। इससे केंद्रीय अवयवों के पास कार्य करना आवश्यक क्या हो जाता है, बोझ बढ़ जाता है। कई बार कम महत्व के मामलों पर भी केंद्र सरकार को अनावश्यक समय बर्बाद करना पड़ता है। दूसरा गुण ये हो गया, अनावश्यक कम महत्व के जो मामले होते हैं उसमें भी केंद्र सरकार को अनावश्यक समय बर्बाद करना पड़ता है। यह शासन क्या नहीं है, स्थानीय समस्याओं को का उपयुक्त हल तलाशने में सफल रहती है। इसमें एक होता है, ये नौकरशाही का पोषक होता है। धीरे धीरे जो एकात्मक सरकार होती है, सरकारी नौकरशाही का रूप ले लेती है। शक्तियों का केंद्रीकरण जनतंत्रीय भावनाओं को कुचलता है। जन आस्थाओं के विकास के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण अपरिहार्य है। तो जो ये होता है कि केंद्रीकरण क्या होता है कि शक्तियों का जो केंद्रीकरण होता है वो क्या होता है, जनतांत्रिक भावनाओं को कुचलता है। तो इसमें केंद्रीकरण होता है शक्तियों का, तो जबकि जन आस्थाओं को के विकास के लिए क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण अपरिहार्य है। यह प्रणाली बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो राज्य क्या होते हैं जो क्षेत्रफल व जनसंख्या के दृष्टि से बड़े होते हैं, जिसमें क्या होता है जातीय, भाषा व धर्म भौगोलिक एकता नहीं है। ऐसे राज्यों के लिए संघात्मक शासन ही उपयुक्त है। तो ये इसके दोष हो गए। संघात्मक सरकार, संघात्मक सरकार की अवधारणा संघ पर आधारित है। अंग्रेजी भाषा संघ शब्द के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग होता है। अंग्रेजी भाषा में क्या होता है, संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग होता है। यह शब्द लैटिन भाषा के फोडस फ्यूडस से निकला है। फ्यूडस से निकला है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। इस तरह शाब्दिक दृष्टिकोण से संघात्मक सरकार समझौते पर निर्मित सरकार है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनेक इकाइयां कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सरकार का गठन करते हैं और शेष विषयों पर अपनी अलग स्वतंत्र सत्ता कायम रखते हैं। केंद्र सरकार ही संपूर्ण देश का शासन चलाती है। इसके रहते हुए भी प्रांतीय या प्रादेशिक सरकारों की स्वतंत्रता का लोप नहीं होता है। केंद्रीय या प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन संविधान के तहत होता है। तो ये क्या हो गया, संघात्मक सरकार संघ शब्द पर आधारित है। ये क्या हो गया, संघ को अंग्रेजी में फेडरेशन कहा जाता है। फेडरेशन जो ये है कि लैटिन भाषा का फ्यूडस से निकला है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। इस शाब्दिक दृष्टिकोण से क्या हो गया, संघात्मक सरकार क्या होता है, समझौते पर निर्मित सरकार है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनेक इकाइयां कुछ क्या होती है कि सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्रीय सरकार गठन करती है। बहुत सारी इकाइयां क्या होती है कि केंद्रीय सरकार का गठन करते हैं कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिए, से विषयों पर अपने स्वतंत्र सत्ता कायम रखते हैं। केंद्र सरकार ही संपूर्ण देश की शासन चलाती है। इसके रहते हुए प्रांतीय जो प्रादेशिक सरकारें होते हैं स्वतंत्रता का लोप नहीं होता है। केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन संविधान के तहत होता है। इसमें कुछ डेफिनेशन भी दिए हैं, जैसे फाइन आर्ट ने दी है फर्स्ट डेफिनेशन, संघवाद राज्य वह राज्य है जिसमें सत्ता व शक्ति का एक भाग संघीय इकाइयों में निहित रहता है और दूसरा भाग केंद्रीय संस्था में, जो कि क्षेत्रीय इकाइयों के समुदाय के द्वारा जानबूझकर संगठित की जाती है। दूसरी डेफिनेशन है डायसी की, संघवाद एक ऐसा राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित किया जाता है। तीसरी डेफिनेशन है नाथन की, संघात्मक राज्य छोटे राज्यों का एक योग होता है जिसमें प्रत्येक अपनी पृथक सत्ता को रखते हुए परिभाषित समान उद्देश्य के लिए संघ के रूप में एक दूसरे में मिलते हैं और जो कम से कम सैद्धांतिक रूप में विघटनशील नहीं है। संघात्मक शासन प्रणाली
एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र व इकाइयों के मध्य संविधान या कानूनी सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है। अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हुए भी केंद्र व इकाइयां देश के संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक दूसरे के अधीन न होकर भी केंद्रीय व प्रादेशिक सरकार एक दूसरे की समन्वय बनी रहती है और संघात्मक सरकार के सारे उद्देश्य आसानी से प्राप्त कर दिए लिए जाते हैं। तो ये है कि संघात्मक प्रणाली उन डेफिनेशन से ये निकलता है कि जो संघात्मक प्रणाली है ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र व इकाइयों के मध्य या राज्यों के मध्य केंद्र व राज्यों के मध्य संविधान के कानूनी सीमाओं के अंतर्गत होता है। अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हुए भी केंद्र व जो इकाइयां होती हैं संविधान के प्रति क्या होते हैं उत्तरदायी होते हैं। एक दूसरे के अधीन न होकर केंद्रीय व प्रादेशिक सरकार एक दूसरे के समन्वयक बनी रहती है। संघात्मक सरकार के सारे उद्देश्य आसानी से प्राप्त कर लिए जाते हैं। जो संघ निर्माण के लिए शर्तें संघ निर्माण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं जो निम्नलिखित हैं। एक तो भौगोलिक समीपता व एकता। समीपता या एकता। जो क्षेत्र मिलकर संघ का निर्माण करना चाहते हैं वो भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर नहीं होने चाहिए। इकाइयों में भौगोलिक संबद्धता इस संघात्मक सरकार की सफलता का आधार है। एकता की प्रबल इच्छा। संघ निर्माण के लिए दूसरी शर्त यह है कि संघ की इकाइयों में संघ बनाने की तो इच्छा हो परंतु एकता की नहीं। प्रोफेसर वेयर ने कहा है कि संघ में राज्य के अधीन मिलना तो चाहते हैं किंतु एकात्मक शासन के निर्माण के इच्छुक नहीं है। इस प्रकार संघ में शामिल होने वाले राज्यों में दो विरोधी भावनाएं होनी चाहिए। संघ बनाने की इच्छा स्थानीय स्वायत्ता। तीसरा हो गया इकाइयों की समानता। संघ में शामिल होने वाली इकाइयां आकार व जनसंख्या की दृष्टि से सामान्य लगभग समान होनी चाहिए। प्रोफेसर वेयर के शब्दों में छोटी और बड़ी इकाइयों में कुछ संतुलन होना ही चाहिए जिससे छोटी इकाइयां अपने अधिकार क्षेत्र की मर्यादा की रक्षा कर सके और बड़ी इकाइयों को परेशान न कर सके। संघात्मक संविधान के निर्माण से पहले संविधान के निर्माताओं को समाधान होना चाहिए कि संघ में कोई न तो अत्यधिक छोटी व शक्तिहीन हो और न कोई इकाई अत्यधिक बड़ी और शक्तिशाली हो। भाषा जाति संस्कृति आदि की एकता होनी चाहिए। संघ निर्माण की अनिवार्य अनुकूलता जाति भाषा धर्म व राजनीतिक संस्थाओं की अनुकूलता है। इसके अभाव में एक सुदृढ़ संघ की स्थापना नहीं हो सकती है। राजनीतिक चेतना। संघ के नागरिकों में उच्च स्तर की राजनीतिक चेतना जागृत होनी चाहिए। नागरिकों में राष्ट्र के प्रति निष्ठा हो वे प्रांतीय व संकीर्णता की भावना से परे हों। संघात्मक सरकार की कुछ विशेषताएं हैं। फर्स्ट विशेषता हो गया संघ का आधार पारस्परिक संगठन है एकता नहीं। संघ में इकाइयों की स्वायत्ता को सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा हो गया विशेषता हो गया संघ के निर्माण के बाद अपनी प्रभुसत्ता खो देती है। संघ निर्माण के बाद क्या होती है अपनी प्रभुसत्ता खो देती है। यह प्रभुसत्ता नवनिर्मित संघ में निवास करने लगती है। केंद्रीय केंद्रीय सरकार व इकाइयों की सरकारों में संविधान के द्वारा शक्तियों का क्या होता है विभाजन कर दिया जाता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र सरकार की और स्थानीय महत्व के विषय इकाइयों की सरकारों को दिए जाते हैं। तो केंद्रीय व इकाइयों के मध्य क्या होता है संविधान के द्वारा शक्ति का विभाजन होता है। जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है। स्थानीय महत्व के विषयों पर स्थानीय सरकार। संघ शासन के लिए लिखित संविधान होना आवश्यक है। संविधान द्वारा ही शक्तियों का दोनों सरकारों के बीच स्पष्ट विभाजन किया जाता है। तो एक ये भी है कि लिखित संविधान होना चाहिए जिससे कि शक्तियों का विभाजन होता है दोनों सरकारों के मध्य केंद्र व राज्य या प्रांतीय सरकारों के मध्य। तो विशेष विशेषता है इसकी। और संघीय शासन में संविधान क्या होता है सर्वोच्च होता है न कि केंद्रीय अर्थात राज्य। केंद्रीय व जो इकाई सरकारों के बीच उत्पन्न विवादों के संघर्षों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों व नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं की रक्षाओं के हितों के लिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय भी होता है। तो केंद्रीय जो राज्य सरकारों या इकाई सरकारों के मध्य जो विवाद होते हैं या नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या होना चाहिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय भी होता है। अब हो गया लिखित संविधान। इस जो संघात्मक सरकार के आवश्यक तत्व क्या क्या है। फर्स्ट हो गया लिखित संविधान। क्योंकि संघ शासन विभिन्न राज्यों के बीच एक समझौता है अथवा यह लिखित होना चाहिए इस हेतु स्पष्ट व लिखित संविधान आवश्यक है जिससे केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट किया जा सके। तो लिखित संविधान हो गया एक तो दूसरा हो गया कठोर संविधान आवश्यक तत्व है इसके लिए संघात्मक
संघात्मक शासन का संविधान कठोर भी होना चाहिए, जिससे कि कोई सरकार अपने स्वार्थ में सरलता से संशोधन न कर सके। कठोर संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है। संघीय शासन में न तो केंद्रीय सरकार और न ही राज्य सरकारें सर्वोच्च होती है, वरन संविधान ही सर्वोच्च होता है। संविधान के उपबंधों के विरुद्ध विधियों का निर्माण नहीं हो सकता है। शक्तियों का विभाजन भी होता है। आवश्यक तत्व हो गया। संघीय शासन में शासन की शक्तियों का संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य क्या होता है, वितरण होता है। इकाइयों के मध्य में शक्तियां व कार्यों के वितरण के बाद दोनों सरकारें अपना अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं। दोहरी नागरिकता होती है। एक संघ शासन में नागरिकता क्या होती है, दोहरी होती है। समस्त संघ की और दूसरे राज्य की जिसमें वो निवास कर रहे हैं। न्यायपालिका की विशिष्ट स्थिति। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की विशिष्ट स्थिति होती है। इस शासन में न्यायपालिका संविधान की रक्षा, व्याख्याता और संविधान के संतुलन चक्र होते हैं। वो केंद्र व राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक विवादों का निपटारा सही, स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से करती है। अमेरिका व भारत में सर्वोच्च न्यायालय ऐसी विशिष्ट स्थिति है। संघात्मक सरकार के गुण। क्या क्या गुण है संघात्मक सरकार? फर्स्ट गुण हो गया राष्ट्रीय एकता व क्षेत्रीय स्वतंत्रता का समन्वय। संघ शासन का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह छोटे राज्यों को एकता के सूत्र में बांधते हुए उनकी आंतरिक स्वायत्ता को भी सुरक्षित रखती है। संघात्मक व्यवस्था विभिन्नता के बीच एकता स्थापित करती है। संघात्मक व्यवस्था के द्वारा छोटे राज्य जहां अपने अस्तित्व की गारंटी के लिए निश्चित हो सकते हैं, वहीं वे अपने आंतरिक मामलों का प्रशासन स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि संघात्मक शासन में जहां स्थानीय विषयों को देखभाल संघीय इकाइयां करती हैं, वहीं राष्ट्रीय हितों से संबंधित विषयों का प्रशासन केंद्र सरकार करती है। तो इसमें एक गुण हो गया राष्ट्रीय एकता व क्षेत्रीय स्वायत्ता। राष्ट्रीय इसमें ये हो गया कि छोटे राज्यों को और बड़े राज्यों को एकता के सूत्र में बांधता है। ये उनकी आंतरिक स्वायत्ता को सुरक्षित रखती है। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, विभिन्नताओं के बीच एकता स्थापित करती है। जो छोटे राज्य होते हैं उसमें ये अपने अस्तित्व की गारंटी के लिए निश्चित होते हैं। वो उनके आंतरिक मामलों में प्रशासन, वो अपने आंतरिक मामलों का प्रशासन स्वयं करते हैं, क्योंकि संघात्मक शासन में स्थानीय मामलों की देखभाल स्थानीय शासन इकाइयां करती है, जबकि राष्ट्रीय हितों के मामलों में केंद्र सरकार कानून बनाती है, प्रशासन देखती है। मतलब निरंकुशता व अधिनायकवाद की कम संभावना रहती है इसमें, क्योंकि संघात्मक शासन में केंद्र व उनकी इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, इसलिए केंद्र के निरंकुश होने का भय नहीं रहता है। केंद्र उन्हीं शक्तियों का उपभोग कर सकता है जो उसे संविधान द्वारा प्राप्त है। केंद्र या राज्य कोई भी एक दूसरे के अधिकार व शक्तियों का हनन नहीं कर सकता। आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है ये। संघ शासन मितव्ययी भी है। संघ में शामिल होने के कारण इकाइयों राज्यों का सेना व कूटनीति पर होने वाला खर्च बच जाता है। यही नहीं, राज्यों का आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से केंद्र उनकी सहायता भी करता है, जिससे राज्य अपनी आर्थिक साधनों में वृद्धि कर सकता है। तो निरंकुशता व अधिनायकवाद की कम संभावना रहती है, क्योंकि इसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। अब हो गया एक गुण हो गया छोटे छोटे राज्यों के लिए लाभदायक है। संघ शासन छोटे राज्यों के लिए बहुत उपयुक्त है। छोटे राज्य न तो सैनिक दृष्टि से सुरक्षित रह पाते हैं और न आर्थिक संतुलन के अभाव में अपना समुचित विकास ही कर पाते हैं, परंतु संघ का निर्माण करने से उन्हें ये लाभ प्राप्त हो जाते हैं। छोटे राज्यों के लिए भी लाभदायक है, बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त है। संघात्मक शासन उन बड़े राज्यों बड़े देशों के लिए उपयुक्त है और लाभकारी है, जहाँ क्या होता है जाति, धर्म, भाषा और संस्कृत आदि विभिन्नताएं होती हैं। इसका कारण यह अपने अपने क्षेत्रों का शासन अपने धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर चलाया जा सकता है। उसके बाद हो गया यह विश्व राज्य के लिए आदर्श है। संघात्मक शासन प्रणाली संपूर्ण मानव जाति के लिए के हित में है। आज संकीर्ण स्वार्थों में बटे हुए विश्व के छोटे छोटे व निर्बल राष्ट्र भी युद्ध के भय से संघ के रूप में संगठित होकर अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। और संघात्मक सरकार के कुछ दोष भी हैं। फर्स्ट हो गया जो संघीय सरकार का एक दुर्बल सरकार होती है संघीय सरकार, क्योंकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता केंद्र व प्रांतीय सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए बहुत बड़ा खतरा होती है। सरकार की शक्तियों का विभाजन होने के कारण केंद्र सरकार महत्वपूर्ण मामलों में प्रादेशिक सरकारों पर दबाव नहीं डाल सकती है। संघीय सरकार में कोई भी इकाई केंद्र के प्राधिकार को चुनौती दे सकती है, वह अलगाववाद का रास्ता अपना सकती है। डायसी ने स्पष्ट किया है कि
स्पष्ट किया है, स्पष्ट किया है संघवाद संघात्मक संविधान एकात्मक संविधान की अपेक्षा अधिक कमजोर होता है। इसमें शक्तियों के विकेंद्रीकरण से शीघ्र निर्णय एकरूपता दृढ़ता सुचारुता तथा उद्देश्य उद्देश्य की एकता का भाव पाया जाता है। तो इसमें ये हो गया कि यहाँ जो ये संघात्मक सरकार होती है उसमें दुर्बल सरकार होती है, क्योंकि इसमें जो जुडिशरी है न्यायपालिका उनकी सर्वोच्चता प्रांतीय व केंद्र सरकार को क्या बनाती है, तुलबा बनाए बनाए प्रांतीय व केंद्र सरकार द्वारा जो बनाए गए कानून है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। सरकार की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होने के कारण केंद्र सरकार महत्वपूर्ण मामलों में प्रादेशिक सरकारों पर दबाव नहीं डाल सकती है, तो ये खतरा है। दुर्बल सरकार होती है। दूसरा है दूसरे संघात्मक सरकार में दोहरी सत्ता होने के कारण प्रशासन में एकता का भाव पाया जाता है। संघ शासन एक विभाजित व कलहपूर्ण घर के समान बन जाता है। इसका कारण है कि केंद्र व इसकी इकाइयों में निरंतर संघर्ष व वैमनस्य दिखाई देता है, विशेष रूप से उस समय जब केंद्र में एक ही दल की सरकार हो, इकाई राज्यों में दूसरे दलों की। तीसरा हो गया संघात्मक शासन में विदेश नीति के सफल संचालन में बाधक होता है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि जो संधि या समझौता केंद्र सरकार करे उसमें प्रांतीय सरकारें मान ली। इसलिए विदेश नीति के संचालन से पहले प्रांतीय सरकारों की राय जानना भी जरूरी होता है। इस प्रकार संघात्मक शासन में स्वतंत्र विदेश नीति का न तो निर्णय हो सकता है नहीं तो संचालन। तो एक ये भी हो गया, विदेश नीति का सफल संचालन नहीं हो सकता है, इसमें बाधक है। संघात्मक शासन इसलिए खर्चीला भी है क्योंकि इसमें जो राजनीतिक संस्थाएं विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका दोहरी रखनी पड़ती है, दोनों सरकार अलग अलग कर्मचारी रखने पड़ते हैं। संकट काल के लिए यह प्रणाली क्या होती है, काफी कमजोर साबित होती है। संकट काल का मुकाबला एकात्मक सरकार ही कर सकती है क्योंकि यह सर्वशक्ति संपन्न होती है, क्योंकि उसे प्रांतीय सरकारों की राय लेने की जरूरत नहीं होती है। संघात्मक जो व्यवस्था है उसमें संविधान व कानून की सत्ता पर अधिक बल दिया जाता है। संविधान के रक्षक होने के नाते न्यायपालिका को अधिक महत्व दिया जाता है। फलस्वरूप कभी कभी न्यायपालिका अनुचित ढंग से अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्थापिका व कार्यपालिका को क्या कर देती है, कमजोर बना देती है। तो ये गुण एक दूसरी हो गया संघात्मक सरकार का कि संविधान व कानून की सत्ता पर अधिक बल दिया जाता है। तो संविधान के संरक्षण होने के नाते क्या न्यायपालिका को अधिक महत्व दिया जाता है। फलस्वरूप ये क्या होता है, कभी कभी न्यायपालिका अनुचित ढंग से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्थापिका व कार्यपालिका को कमजोर बना देती है। एकात्मक और संघात्मक सरकारों में अंतर क्या क्या होते हैं। फर्स्ट तो ये अंतर हो गया, एकात्मक सरकार में शासन का एक ही स्तर होता है, सारे देश का शासन केंद्र सरकार ही चलाती है। स्थानीय सरकारों का अस्तित्व केंद्र सरकार पर ही निर्भर करता है। इसके विपरीत संघात्मक सरकार के शासन में दो स्तर केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारें होती हैं। प्रांतीय सरकारों का अपना पृथक संविधान संवैधानिक अस्तित्व होता है। तो इसमें एक हो गया, फर्स्ट डिफरेंस हो गया कि इन दोनों एकात्मक सरकार में शासन का एक ही स्तर होता है, सारे देश में क्या होता है, जो शासन होता है केंद्र सरकार ही चलाती है। स्थानीय सरकारों का अस्तित्व भी केंद्र सरकार पर शासनीय सरकार में। इसके विपरीत क्या होता है, संघात्मक सरकार में शासन के दो स्तर होते हैं, केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारें। प्रांतीय सरकारों का अपना पृथक संवैधानिक अस्तित्व होता है। एकात्मक सरकार का आधार क्या होता है, शक्तियों का एकीकरण है, जबकि संघात्मक सरकार का आधार शक्तियों का विकेंद्रीकरण। संघात्मक शासन में संविधान के द्वारा केंद्रीय व इकाइयों की शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। एकात्मक जो सरकार होता है संविधान लिखित या अलिखित, लचीला या कठोर दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि संघात्मक शासन का संविधान लिखित तथा कठोर होता है। संघात्मक शासन में नागरिकों में इकट्ठी नागरिकता होती है, जबकि परंतु संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता, एक संघ की दूसरी राज्य की या प्रांतों की। एकात्मक शासन में व्यवस्थापिका सर्वोच्च होता है, जबकि संघात्मक शासन में संविधान सर्वोच्च होता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया एकात्मक और संघात्मक सरकार के बारे में, एकात्मक सरकार की विशेषताएं, एकात्मक सरकार के गुण दोष और संघात्मक सरकार की परिभाषा, उसके लिए आवश्यक तत्व, संघात्मक सरकार के लिए संघात्मक सरकार के गुण दोष, इसके बारे में हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।